नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी यूट्यूब चैनल। आज की कहानी का शीर्षक है संवेदना। आप बेंगलोर में रहती हैं न? वे मूर्तिवत प्रश्न बने मेरे सामने खड़े थे। घुटा हुआ सिर, पोपला मुख, बदन पर बंडीनुमा बनियान, घुटनों से नीचे तक पहुंचती नेकर, नेकर से निकली सूखी सी सीख सी टांग। आप विपिन को तो जानती होंगी। मुझे खीज हो आई। सुबह से 5 बार वे यह प्रश्न पूछ चुके हैं। 5 बार मैं बता चुकी हूँ कि बेंगलोर बहुत बड़ा शहर है, वहाँ हर किसी को जानना संभव नहीं है। फिर विपिन भैया तो आजकल वहाँ है भी नहीं, यूएसए में हैं। पर वे हैं कि इस बात को समझना ही नहीं चाहते। जहाँ मुझे अकेला देखा खड़े हो जाते हैं। वे बड़ी आशा से मुझे देख रहे थे और मुझे चिढ़ा रहे थे, प्रश्न से भी और प्रश्नकर्ता से भी। पर वे बुजुर्ग थे, फिर मेरी जिठानी के पिता भी थे। उनसे बदसलूकी नहीं की जा सकती थी, इसलिए मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, देखिए बाबूजी। तभी भीतर से भाई साहब की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। क्यों सुबह से उस गरीब के पीछे पड़े हैं? बता तो चुका हूँ कि 25 तारीख को साहब बहादुर तशरीफ़ ला रहे हैं, तब जी भर कर भेंट कर लीजिएगा। वे बुरी तरह चौंक गए थे। भयचकित नज़रों से आवाज़ की दिशा में निहारा और फिर डगमग कदम भरते हुए अपने कमरे में लौट गए। मुझे बड़ा संकोच हो आया। मेरी वजह से बेचारों को इतनी बातें सुननी पड़ी। भाभी जी सुनेंगी तो क्या कहेंगी? तभी भाई साहब की आवाज़ आई, मंजू तुम भीतर आओ, नहीं वे फिर कान खाने चले आएंगे। कमरे में दोनों भाई सोफे पर अलग अलग बैठे थे। मैं कुर्सी पर बैठ गई। भाई साहब बोले, ज़्यादा लिफ्ट मत दिया करो, चिपट गए तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने धीरे से कहा, उन्हें शायद एहसास नहीं है कि विपिन भैया इन दिनों बेंगलोर में नहीं हैं, बाहर हैं। उन्हें तो किसी भी बात का एहसास नहीं है। इस बात का भी नहीं कि उनकी पत्नी का 5 दिन पूर्व देहांत हो चुका है। वे इस बात से भी बेखबर हैं कि जो 2400 घंटे उनकी सेवा में खट रही है वह उनकी अपनी बेटी है। वे तो उसका नाम तक भूल चुके हैं। और वो नालायक जो परदेश में बैठा है, गुलछर्रे उड़ा रहा है, उसके नाम की माला जपे जा रहे हैं। विपिन को अब तक आ जाना चाहिए था, इन्होंने कहा। अरे उसकी माँ 6 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही, पर वह बंदा नहीं आया। बोला कल को कुछ हो जाएगा तो मुझे आना ही पड़ेगा। बार बार आना हंसी खेल थोड़ी ही है। कुछ हो जाने के बाद भी तो नहीं आया। जानते हो, उस रात मैंने इस हादसे की खबर दी तो जनाब मुझसे पूछते हैं, मेरा अंतिम संस्कार में आना जरूरी है या श्राद्ध में? 2 बार आना तो मुश्किल है, न ही मैं उतने दिन रुक सकता हूँ। तो मैंने तो कह दिया था, भैया लाश को तो हम फूंक फाँक देंगे, तुम श्राद्ध पर जरूर आ जाना। लाश को हम फूंक फाँक देंगे? भाई साहब जैसे धीर गंभीर व्यक्ति के मुंह से ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी, खासकर इसलिए कि मरने वाली उनकी सास थी, भाभी की माँ भी थी। भाई साहब की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। बोले, और सुनो, परसों रात को फ़ोन आया कि मैं पंडित से बरसी के बारे में भी पूछ लूँ, एक साथ ही सब हो जाए तो अच्छा है। साल भर बाद फिर से आना मुश्किल है। मैंने कहा, बरखुरदार तुम एक बार पधारो तो, कहोगे तो तुम्हारे पिताजी का भी क्रियाक्रम करवा देंगे, जीते जी उनको भी निपटा देना ताकि बार बार न आना पड़े। अब चुप भी कीजिए, भाभी घुटी सी आवाज़ में चीखी और एक अजीब सी तमतमाई मुद्रा में कमरे में दाखिल हुई। मेरी माँ की चिता को ठंडी तो हो जाने दीजिए, दूसरी का इंतजाम करने चले हैं। मुझसे कह रही हो, उस नालायक से कुछ नहीं कहती हो? भाई साहब प्लीज़। इन्होंने बड़ी मुश्किल से भाई साहब को चुप कराया और मुझे इशारा किया। मैं भाभी जी को पकड़कर भीतर उनके बिस्तर तक लिवा ले गई। गुस्से से, रुलाई से उनका पूरा बदन कांप रहा था। बड़ी देर तक मैं उनका सिर सहलाती रही, तब जाकर वे शांत हुई। मैंने धीरे से कहा, भाभी जी चाय लेंगी? उन्होंने मना कर दिया। बोली, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, पर 4 बज गए हों तो अपने भाई साहब के लिए ज़रूर बना देना, नहीं तो उनका पारा फिर चढ़ जाएगा। और हाँ, 1 कप बाबूजी के कमरे में रख देना, जब मन होगा पी लेंगे। दोनों भाई गैलरी में बैठे हुए थे। भाई साहब को उपदेश देने की तो मेरी औकात नहीं थी, फिर भी चाय रखते हुए मैंने धीरे से कहा, दरअसल भाभी जी की मनस्थिति ही नहीं, उनकी हालत भी बहुत नाजुक हो रही है। भाई साहब बोले, 6 महीने से माँ का नरक उलीच रही थी, वही थकान निकल रही है। एक आध नर्स रखी ली होती, ये बोले। नर्स के रेट्स जानते हो, 80 रुपया रोज लेती है, वो भी दिन की अलग रात की अलग रखनी पड़ती है। आखिरी दिनों में तो खैर रात में रखनी ही पड़ी थी।
बट इट ए कॉस्टली अफेयर यू नो। विपिन कुछ भेजता नहीं है? 5,000 महीना भेजता है, उतना तो दोनों की दवाइयों के लिए ही पूरा नहीं होता। बाबूजी की पेंशन वगैरह तो होगी? काहे की पेंशन, प्राइवेट नौकरी थी, कुछ फंड मिला था, उससे जबलपुर में एक छोटा सा घर ले लिया था। विपिन हिंदुस्तान में था तब भी माँ बाप को रखता थोड़ी ही था। वे दोनों जबलपुर में बुढ़ापा काट रहे थे, लाचार हो गए तो हम ले आए। और घर पड़ा है, जब साहबजादे को फुर्सत होगी बेचेगा। हम तो अब इस झंझट में पड़ेंगे नहीं, ये जो जिम्मेदारी सिर पर ले ली है वही निभ जाए बहुत है। मृत्यु वाला घर वैसे भी उदास होता है, और यहाँ तो अवसाद की कोई सीमा ही नहीं थी। मुझे अच्छा लगा कि मैं जिद करके साथ चली आई। बच्चों को भी साथ ले आती तो अच्छा रहता, कुछ दिन रुक सकती थी, भाभी जी को सहारा हो जाता। मैंने भाभी जी से यही बात कही तो बोली, 2 दिन के लिए ही सही, तुम आ गई, बहुत अच्छा लगा, और बच्चों को तो ऐसे माहौल में लाने का सवाल ही नहीं उठता, बेचारे सहम जाते हैं। नानी के पास रह लिए यही बहुत है, और तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे घर में कोई फैलारा नहीं करना है। मैंने अपने सब रिश्तेदारों से कह रखा है सीधे हरिद्वार ही पहुँचे, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ये काम निपट जाए तो 8-10 दिन के लिए मेरे पास आकर रहिए, चेंज हो जाएगा, मन बदल जाएगा। वे सूखी हंसी हंस दी। पगली, बाबूजी को छोड़कर कहीं जाना क्या संभव है, और वह भी इनके पास? इनका मिजाज देख तो रही हो। अब बाबूजी रात दिन बेटे का नाम जप रहे हैं तो मैं क्या करूं? उसी बात को लेकर गुस्साए रहते हैं। बाबूजी भी तो अब कुछ कहने सुनने लायक नहीं रह गए हैं। एक बात कहूं, अपने बच्चों को तो सब याद करते हैं, खासकर जो बच्चा पास में नहीं रहता, मन प्राण उसी में बसे रहते हैं। बाबूजी भी अपवाद नहीं हैं, पर आप लोगों के संकोच के कारण वे कुछ कहते नहीं थे। पर अब माँ जी की भी बीमारी ने या कि उनकी मृत्यु ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। उनका संयम टूट गया है, मन की बात अब सतह पर आ गई है। बस इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप किसी दिन भाई साहब को यह बात समझा दीजिए। उन्हें क्या समझाऊंगी मैं? भाभी जी ने उसास भरकर कहा। बाबूजी तो खैर बूढ़े हैं, बदहाल हैं, पर इन्हें क्या हो गया है? पता नहीं कितना गुस्सा, कितनी नफरत मन में दबाए बैठे थे, अब सब सतह पर आ गया है, और रात दिन मुझे जला रहा है। पूरा दिन चीखते रहते हैं, और इनकी वजह से जीवन नरक हो गया है। लोग हमारे यहाँ आने से कतराने लगे हैं, न हम ही कहीं आ जा पाते हैं। बच्चे घर से भागे भागे फिरते हैं, छोटा पढ़ाई के और बड़ा काम के बहाने आधी रात तक बाहर रहता है। बड़े ने तो साफ कह दिया है कि इन लोगों के रहते मैं शादी नहीं करूँगा, पराई लड़की को मैं इस अजायब घर में लाकर नहीं रख सकता। मैं चकित होकर सिर्फ सुनती रही। उनका गुस्सा भी जायज़ है मंजू, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वह नालायक पल्ला झाड़कर चला गया तो क्या मैं भी माँ बाप को सड़क पर फेंक दूं? चलते समय मन बहुत भारी हो गया था। भाभी जी ने गले लगाकर अश्रु शक्ति नयनों से मुझे विदाई दी। जाने के लिए मेरे पाँव नहीं उठ रहे थे, पर बाहर बेसब्री से मेरी प्रतीक्षा हो रही थी। दोनों भाई घड़ी देख रहे थे। गेट तक आते आते मैं अचानक रुक गई। बस अभी आई, कहते हुए मैंने सबकी प्रश्नार्थक नज़रों को अनदेखा किया और बाबूजी के कमरे में चली गई। वे शून्य में नजरें गड़ाए बैठे थे। बाबूजी, हम लोग निकल रहे हैं, मैंने पैर छूकर कहा। वे चौंके और फिर वही प्रश्न, आप बेंगलोर में रहती हैं न? जी, और मैंने भाभी जी से विपिन भैया का पता ले लिया है। घर पहुंचते ही हम लोग उनसे मिलने चले जाएंगे। मैं उन्हें बता दूंगी कि बाबूजी ने आपको याद किया है। वे कुछ क्षण मुझे घूरते रहे, फिर उनके पोपले मुख से हंसी की एक किरण फूटी जो उनकी आंखों की कोरों तक फैल गई। उस समय उनका चेहरा किसी बच्चे की तरह लग रहा था, निश्चल, निर्मल और प्रसन्न। मुझे लगा मेरा आना सार्थक हो गया है।